बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार अकेडमी, हेड ऑफिस जौहर टाउन। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट में जो नया इजाफा हुआ है वो है लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक जिसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है क्रिटिकल थिंकिंग। लास्ट लेक्चर में क्रिटिकल थिंकिंग को हमने मुख्तलिफ डेफिनेशंस के ज़रिए समझा, फिर हमने मुख्तलिफ वेज़ को डिस्कस किया जिस तरीके से हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स में या फिर अपने एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसको कैसे बेहतर तरीके से जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। उसके साथ साथ हमने क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया और उनमें से 3 टाइप्स जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की विद एग्जांपल्स, आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं टाइप नंबर 4 से। क्रिटिकल थिंकिंग की टाइप नंबर 4 में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर। इन दिस टाइप an incident is given and it is to be found that this incident occurs always, sometime, generally or never। आज जो टाइप 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो बेसिकली एक इंसिडेंट बेस होंगे। उसमें एक इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा और आपसे ऑप्शंस के अंदर पूछा जाएगा कि जो इंसिडेंट बताया जा रहा है आपको स्टेटमेंट के अंदर, क्या वो हमेशा होता है, सम टाइम, या फिर जनरली, अक्सर, या फिर वो नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके सामने है। इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ इन द मॉर्निंग, अगर हम मॉर्निंग में साउथ की जानब जो है वो मूव करते हैं, वी विल सी द सन राइजिंग ऑन द लेफ्ट साइड, तो हम अपनी लेफ्ट साइड पे जो है वो सूरज को तलू होते हुए देख सकते हैं या देखते हैं। अब आपने इस इंसिडेंट के बारे में बताना है कि अगर ये इंसिडेंट जो है वो ट्रू हो तो क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है, या फिर ये समटाइम ऐसा होता है, या अक्सर, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने ज़हन में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर हम साउथ की जानिब मूव करते हैं तो ईस्ट हमारे लेफ्ट पर होता है और सूरज जो है वो मशरिक से तुलू होता है। इट मीन कि जिस इंसिडेंट की बात इस स्टेटमेंट में की जा रही है वो हमेशा दुरुस्त होता है। अगर हम जब भी साउथ की तरफ मूव करेंगे हमें अपने लेफ्ट पर ही सूरज तलू होता हुआ नजर आएगा, इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आ सकती। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अल्फा ऑलवेज, बीटा समटाइम, चार्ली जनरली और डेल्टा नेवर। सो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये इंसिडेंट जो है ये हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज अकर होगा। ये नहीं है कि आज हम जा रहे हैं तो आज हम लेफ्ट पर देख रहे हैं और कल हम जो है वो साउथ की जानिब मूव करें तो हम सन राइजिंग जो है वो राइट पे देखेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑलवेज। सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपके सामने है। yesterday I saw an ice cube which had been melted in the heat of the sun। yesterday मीन जो कल गुजर गया, मैंने एक आइस क्यूब देखा जो कि सूरज की हरारत से मेल्ट हो चुका था। सो अब आप इस इंसिडेंट पे गौर करें, सोचें, इसको एनालाइज करें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक चीज जो कि हीट से मेल्ट हो चुकी हुई है और आप उसको, जो उसकी ओरिजिनल शेप थी, क्या उसी शेप में आप उसको देख सकते हैं, जबकि वाज़िया अल्फाज में बताया जा रहा है हैड बीन मेल्टेड। ऑप्शंस की तरफ आते हैं, ऑलवेज,
क्या ये इंसिडेंट जो है वो हमेशा हमें देखने को मिल सकता है? समटाइम, बाज़ औक़ात, जनरली, अक्सर, या फिर नेवर, कभी भी नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज जो कि हीट की वजह से मेल्ट हो चुकी हुई है, उसको हम उसकी ओरिजिनल शेप में कभी भी देख नहीं सकते। सो यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो नेवर होगा। डेल्टा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप नंबर 5। इन दिस टाइप अ स्टेटमेंट इज गिवन, एक स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, फॉलोड बाय इट्स 4 कंक्लूजन्स, जो कि अपने साथ 4 मुख्तलिफ किस्म के कंक्लूजन रखती होगी वो स्टेटमेंट। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द बेटर कंक्लूजन। उम्मीदवार को क्या करना है? क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए एनालाइज करना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट के लिए बेटर है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो दी जा रही है आपको क्वेश्चन के अंदर वो है, साइंटिस्ट आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड। जो साइंटिस्ट हैं ये इंसानों के बड़े दुश्मन हैं। अब हम इनके गिवन कंक्लूजन्स को देखते हैं कि किस कंक्लूजन के तहत ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकती है। कौन सा कंक्लूजन इसको ज्यादा सपोर्ट करता है, ये चीज हमने देखनी है। फर्स्ट कंक्लूजन आपके सामने है, दे हैव इन्वेंटेड मैनी हार्मफुल मेडिसिन्स। साइंटिस्ट ने बहुत सी हार्मफुल मेडिसिन्स जो हैं वो दरियाफ्त की हैं, इस वजह से वो इंसानों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। क्या आप इसको दुरुस्त मानते हैं? ऐसा नहीं है। वो जो हार्मफुल मेडिसिन्स उन्होंने दरियाफ्त की है वो हो सकता है किसी ना किसी तरह इंसानियत के लिए फायदे में हो। वो हार्मफुल मेडिसिन्स जो हैं वो हमारी फसलों के लिए भी हो सकते हैं, वो जानवरों के लिए मेडिसिन भी हो सकती है, वो मुख्तलिफ बीमारियों में इंसान के लिए फायदेमंद भी हो सकती हैं। सो इस कंक्लूजन की बेस पर हम साइंटिस्ट को बिगेस्ट एनिमी नहीं कह सकते। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। दे हैव इन्वेंटेड मैनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। उन्होंने बहुत से ऐसे वेपन्स जो हैं वो दरियाफ्त किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही फैल सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस कंक्लूजन पे गौर करें, ये हमारी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम इसे फाइनल नहीं करेंगे जब तक कि हम बाकी सारे कंक्लूजन नहीं देख लेते। ये किस तरह से सपोर्ट कर रहा है? डियर स्टूडेंट, अगर आप स्टार्ट में चले जाएं, शुरू के दौर में चले जाएं, तो आप देखेंगे उस वक्त किस तरह के वेपन्स होते थे। वक्त के साथ साथ जो वेपन्स बनते जा रहे हैं या जो बने हैं वो इंसानियत के लिए जो है वो इंतहाई डेंजरस हैं। हम उन वेपन्स के जरिए पूरे के पूरे शहर और पूरे के पूरे कंट्री को जो है वो तबाह कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो है, ये जो इजाद या दरियाफ्त है, ये इंसानियत के लिए नुकसानदेह है, और इस बेस पर हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो मैनकाइंड के बिगेस्ट एनिमी हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। दे वर अनएबल टू प्रिपेयर अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर ऑल, कि वो इस काबिल नहीं हैं कि वो तमाम लोगों के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें। ये बात भी सपोर्ट नहीं कर रही आपकी स्टेटमेंट को, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं साइंटिस्ट के जिनके ज़रिए हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। नेक्स्ट कंक्लूजन, दे आर सर्विंग ओनली फॉर द इंटरेस्ट रिच नेशंस। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अमीर जो कौमें हैं उनके कामों में इंटरेस्ट लेते हैं या उनकी खिदमत में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसा नहीं है,
उनकी जितनी भी इन्वेंशंस हैं साइंटिस्ट की, हर कंट्री जो है वो अपने वसाइल के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने सारे कंक्लूजन्स जो हैं वो वन बाय वन रीड आउट करने हैं और क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए एक बेहतर जो है वो आंसर पे पहुंचना है जो कि आपकी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हो। सो यहाँ पे जो बीटा ऑप्शन है वो आपकी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है इंफॉर्मेशन के मुताबिक। सो बीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट है यूजिंग टू मच टीवी, यूजिंग टू मच टाइम इन टीवी व्यूइंग अफेक्ट्स, असरअंदाज होता है ऑन आई साइट, यानी कि टीवी को ज्यादा टाइम तक देखना जो है वो आई साइट पर असरअंदाज होता है ये अमल। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर अल्टरनेटिव्स इज ट्रू। आपके पास नीचे 4 कंक्लूजन्स दिए जा रहे हैं, आपने ये देखना है कि उन मुख्तलिफ कंक्लूजन्स के अंदर से कौन सा इस स्टेटमेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर रहा है और इस स्टेटमेंट के मुताबिक ट्रू हो सकता है। फर्स्ट कंक्लूजन है टीवी व्यूइंग इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी एज वेल। ज़्यादा टीवी देखना टाइम का ज़िया है और उसके साथ साथ एनर्जी का भी। एंड वन कैन फील फटीग और टायर्डनेस, थकावट महसूस कर सकता है जो कोई भी है इफ वन वॉचेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर वो ज़्यादा देर तक जो है वो वॉचिंग टीवी करता है तो इट मीन कि वो थकावट महसूस कर सकता है। इस कंक्लूजन को अगर आप गौर करें तो ये कंक्लूजन आपकी स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि स्टेटमेंट का बेसिक जो मैसेज है वो ये है कि टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इंसानी नज़र पर असरअंदाज होता है। सो इस कंक्लूजन को हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में दी गई इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखना है, हमने अपनी कोई पर्सनल जो है वो इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना। सेकंड कंक्लूजन पे चलते हैं। इफ वन वॉचेस टीवी इन अ बैड पोस्चर इट अफेक्ट्स वंस आई साइट। अगर कोई टीवी को किसी गलत पोस्चर में देखता है तो उसकी आई साइट जो है वो अफेक्ट होती है, असरअंदाज होती है। इसका मतलब है कि अगर हम सही पोस्चर में टीवी देखेंगे तो फिर हमारी आई साइट अफेक्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो ये आपका कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो ट्रू नहीं हो सकता। इसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है, वो एक स्पेसिफिक बात कर रहा है कि बैड पोस्चर में आपकी आईसाइट जो है वो इफेक्ट होती है, अदरवाइज आप जितना मर्जी टीवी देखें आईसाइट को कोई मसला ही नहीं होगा। तो ये बात गलत है। चार्ली ऑप्शन पे चलते हैं। द पर्सन्स हु हैव प्रॉब्लम्स विद देयर आईसाइट शुड नॉट वॉच टीवी। वो लोग जिनको आईसाइट का प्रॉब्लम है, उनकी जिनकी आईसाइट वीक है, वो उनको टीवी नहीं देखना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जिनकी आईसाइट ठीक है उन्हें दिन रात टीवी देखना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बात है ये भी आपकी स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही और उस स्टेटमेंट के मुताबिक इसको हम ट्रू नहीं कह सकते। डेल्टा में 60% ऑफ द आईज प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय टीवी वॉचिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड। 60% जो है वो ये प्रॉब्लम नज़र आती है या पाई जाती है कि लोगों की आईसाइट जो है वो ज़्यादा टीवी देखने की वजह से ख़राब होती है। अब ये परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने देखना सिर्फ ये है कि हमारी स्टेटमेंट में जो बात कही गई है क्या ये उससे मैच करते हुए हम इसको दुरुस्त कह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन डेल्टा है इसमें जो बात कही गई है ये आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक ट्रू है कि एक ख़ास परसेंटेज जो लोगों की है और जिनकी आईसाइट का प्रॉब्लम है उसकी वजह जो है वो ज़्यादा टीवी देखना है। सो हम अपनी स्टेटमेंट की सिचुएशन को समझते हुए इस कंक्लूजन को ट्रू कहेंगे। सो डेल्टा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। स्टेटमेंट है फॉर्चून फेवर्स
द ब्रेव, किस्मत जो है वो बहादुर लोगों का साथ देती है। अब हमारे पास दो कंक्लूजन दिए जाएंगे और हमने ये देखना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है इन दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई भी नहीं जो कि फॉलो कर रहा है, जिसको हम दुरुस्त कह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? द पीपल हु इंडेंजर देमसेल्फ आर मोर सक्सेसफुल, वो लोग जो अपने आप को खतरे में डालते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। जैसा कि ऊपर ब्रेव पीपल की बात की गई है, तो बहादुर लोग जो होते हैं वो वाकई ही ना डर होते हैं और वो रिस्क लेते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो इसी वजह से जो है वो किस्मत उनका साथ देती है। और दूसरा कंक्लूजन क्या है? कोवर्ड कैन नेवर बी अ लकी, कि एक बुज़दिल शख्स जो है वो कभी भी लकी नहीं हो सकता, किस्मत उसका साथ नहीं दे सकती। ये जो सेकंड आप देख रहे हैं कंक्लूजन, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि किस्मत जो है वो बुज़दिलों का कभी भी साथ नहीं देती? सक्सेसफुल होना एक अलग बात है, लेकिन सम टाइम किस्मत जो है इंसान को जो है वो कामयाब बनाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किस्मत जो है वो सिर्फ बहादुर लोगों का साथ देती है और किस्मत जो है वो बुज़दिल लोगों का साथ नहीं देती। यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली कहा गया है कि नेवर बी अ लकी। तो ये जो सेकंड कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट के मुताबिक ट्रू नहीं है, हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। ऑप्शंस किस तरह की होंगी? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, और डेल्टा में नेदर वन नोर टू। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपकी जो है वो स्टेटमेंट से मैच कर रही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट में कंक्लूजन दिया जा रहा है उस कंक्लूजन को हम हमेशा ट्रू नहीं कह सकते। सो यहां पे अल्फा ऑप्शन आपकी जो है वो राइट ऑप्शन होगी, ओनली वन कंक्लूजन। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दो कंक्लूजन दिए होते हैं, आपने देखना ये होता है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो दुरुस्त है। हो सकता है उनमें से कोई एक हो, दोनों भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही सपोर्ट ना करें या दोनों ही दुरुस्त ना हो। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है जेड प्लांट हैज thick leaves, it requires little water। जेड एक प्लांट है जिसके लीव्स जो हैं वो थिक होते हैं और उसे कम पानी की जरूरत होती है। अब कंक्लूजन क्या है? नंबर 1, ऑल प्लांट्स विद थिक लीव्स रिक्वायर लिटिल वाटर। ऐसे तमाम प्लांट्स जिनके लीव थिक होते हैं वो सारे के सारे उनको कम पानी की जरूरत होती है। सेकंड कंक्लूजन है jade plant may be grown in places where water is not in abundance। abundance का मतलब होता है कसरत में, यानी सेकंड कंक्लूजन में ये कहा जा रहा है कि जेड प्लांट जो हैं शायद ऐसी जगहों पे जो है वो ग्रो करते हैं जहां पानी कसरत से नहीं होता। अब जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसमें बात की जा रही है कि स्टेटमेंट को देखते हुए वो कह रहा है कि तमाम प्लांट्स जिनके लीव थिक होते हैं वो सारे के सारे जो है ना वो कम वाटर यूज करते हैं या उनको कम पानी की जरूरत होती है। तो ये बात जो है वो मानने में नहीं आती। अगर मैं कहूं कि एक स्टूडेंट जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है वो कम इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो स्टूडेंट जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है वो सारे के सारे कम इंटेलिजेंट है। ये तो ऐसे ही हो गया। सो फर्स्ट कंक्लूजन जो है ये आपकी स्टेटमेंट के साथ जो है वो मैच नहीं कर रहा, उसके मुताबिक ये ट्रू नहीं है, इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो सेकंड है वो कंक्लूजन जो है वो समझ में आ रहा है कि जेड प्लांट जो है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें यही दी जा रही है कि ये कम पानी यूज करते हैं, सो इट मीन कि ये एक ऐसे इलाके में पाए जाते होंगे जहां पे पानी ज्यादा कसरत में नहीं होगा और वहां पे ही ये ग्रो कर सकते हैं। सो ऑप्शन है आपके पास ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड नो टू। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारे स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही है और ये इसको हम दुरुस्त कह सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 6। इसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे?
इन दिस टाइप अ स्टेटमेंट इज गिवन, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी विच इज फॉलोड बाय 2 आर्गुमेंट्स, और उसके साथ साथ आपको 2 आर्गुमेंट्स भी दिए जाएंगे, 2 दलाइल दिए जाएंगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2 आर्गुमेंट्स। इन दोनों आर्गुमेंट्स, वो दोनों जो दलाइल आपको दिए जाएंगे, उनके दरमियान स्टूडेंट ने क्या करना है, फर्क करना है। एंड फाइंड आउट विच वन इज स्ट्रॉन्ग, और कौन सा आर्गुमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा दलाइल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बताना है। अब हम देखते हैं कि आर्गुमेंट मे बी स्ट्रॉन्ग इन द फॉलोइंग कंडीशंस। एक आर्गुमेंट जो है वो किन किन सूरत हाल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो थोड़ी सी आपके साथ मैं कंडीशन शेयर करता हूं। सबसे पहली कंडीशन, अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट शुड गिव द रियलिस्टिक डायग्नोसिस ऑफ द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट। एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो है वो आपको हकीकी तशखीस देगा, किसके बारे में, सिचुएशन के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में जो कि स्टेटमेंट में होगी। सेकंड, अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट शुड रिलेट, उसका ताल्लुक होगा विद द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के साथ, एंड बी सपोर्टेड, और उसे हमायत हासिल होगी बाय द फैक्ट्स, उन हकायक से, एंड एस्टेब्लिश नोशंस, और उन ख्यालात से जो आपको स्टेटमेंट में से मिल रहे होंगे, वो फुली सपोर्टेड होगा। नंबर 3 पे, अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट शुड बी गॉज्ड बाय द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। जो एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है उसे क्या होना चाहिए, उसे प्रीवियस जितने भी सिचुएशन से रिलेटेड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनसे एसोसिएट होना चाहिए। एंड इट कैन बी प्रिडिक्टेड, और वो पेशेनगोई कर सके, दैट द रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट को विल फॉलो जो फॉलो किया जा सकता हो। उसके बाद नंबर 4 पे, अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट शुड नॉट बी ओनली रिटरेशन ऑफ द सिचुएशन गिवन इन द स्टेटमेंट। एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो सिचुएशन को बार बार रिपीट कर रहा हो, यानी आपकी स्टेटमेंट में जो सिचुएशन है उसी को वो दोहरा रहा हो। और लास्ट पे नोट एक याद रखिएगा कि नो आर्गुमेंट शुड बी बेस्ड ऑन इमोशंस, फीलिंग्स एटसेट्रा, कि कोई एक अच्छा जो आर्गुमेंट होता है उसमें इमोशंस या फीलिंग्स जो हैं वो नज़र नहीं आनी चाहिए, वो फैक्ट्स पे मबनी होना चाहिए, वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की रोशनी में जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, वो आपकी सिचुएशन की बेहतर अक्कासी करने वाला आर्गुमेंट होना चाहिए। उसमें आपकी पर्सनल इमोशंस, आपके फीलिंग्स, उनकी जो है वो झलक नज़र नहीं आनी चाहिए। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट, शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन स्ट्राइक बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी हड़ताल, स्ट्राइक्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन, पाबंदी हो लग जानी चाहिए। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो 2 आर्गुमेंट्स आपके सामने आएंगे और आपने ये देखना है कि किस आर्गुमेंट में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किस आर्गुमेंट को आप जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कह सकते हैं। नंबर 1, नो, नहीं, दिस डिप्राइव्स द सिटीजन्स ऑफ देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये शहरियों को उनके जमहूरी हकूक से महरूम कर देगा। ऐसा एक्शन जो है वो उनको उनकी जमहूरी हकूक से महरूम कर देगा। दूसरा आर्गुमेंट क्या है? यस, जी हाँ, दिस इज द ओनली वे टू टीच डिसिप्लिन टू द एम्प्लॉयज। यही एक तरीका है एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन सिखाने का। इसमें बायसनेस नजर आ रही है। ये जो सेकंड आर्गुमेंट है इसमें
बाइसनेस नजर आ रही है। सो यहां पे जो पहला आर्गुमेंट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शंस किस तरह के होंगे? ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन, बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर वन नो टू। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि दोनों आर्गुमेंट्स आपके सामने हैं और इनमें फर्स्ट आर्गुमेंट जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि सेकंड में जो है वो हमें वो चीज नजर नहीं आ रही जो कि सबके फायदे के लिए हो। सो यहां पे जो राइट ऑप्शन है वो आपकी ओनली वन है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट है शुड द एज ऑफ रिटायरमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज बी इंक्रीज्ड इन व्यू ऑफ लॉन्गर लाइफ स्पैन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लॉन्गर लाइफ स्पैन की वजह से रिटायरमेंट की जो एज है वो इंक्रीज कर देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। अब इसके बारे में दो आर्गुमेंट हैं। यस, अदर कंट्रीज हैव ऑलरेडी टेकन सच डिसीजंस। जी हाँ, ऐसा करना चाहिए क्योंकि दूसरे ममालिक में भी ऐसा ही फैसला लिया जा रहा है या पहले से लिया जा चुका है। दूसरा आर्गुमेंट है यस इट इज अ जेन्युइन डिमांड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। जी हाँ, ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये एक जेन्युइन डिमांड है तमाम एम्प्लॉयज की। अब जो पहला आर्गुमेंट है इसके बारे में देखिए स्टूडेंट्स कि हर कंट्री जो है वो अपने सिनेरियो, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक जो है ना वो डिसीजन लेता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि एक डिसीजन जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ज़रूरी वो किसी और कंट्री में हो, या जो कोई किसी दूसरे कंट्री में डिसीजन हो रहा है तो वो यहाँ पे पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल हो। तो ये जो पहला आर्गुमेंट है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबकि सेकंड आर्गुमेंट में आप देख रहे हैं कि चूंकि ये जो फैसला है ये मुलाजमीन के हक में बेहतर है और मुलाजमीन इस फैसले की, इस डिसीजन की डिमांड करते हैं, तो ये जो सेकंड आर्गुमेंट है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ऑप्शंस हमारे पास होंगी ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नो टू। तो सेकंड आर्गुमेंट को हम सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे बीटा जो है वो राइट आंसर होगा, ओनली टू। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है 7, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग की क्वेश्चंस की लास्ट टाइप होगी। इस टाइप में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? इन दीज क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 और मोर अजम्पशंस। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो दो अजम्पशंस, दो या दो से ज्यादा अजम्पशंस दी जाएंगी, मफरूजे दिए जाएंगे आपको। लास्ट टाइप के अंदर आपके पास जो है वो क्या थे? आर्गुमेंट्स थे। अब यहाँ पे अजम्पशंस होंगी। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू असेस द गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दी जा रही है उसको बेहतर तरीके से असेस करना है एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन अजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट, कि किस अजम्पशन को हम स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट द पेशेंट कंडीशन वुड इंप्रूव आफ्टर दिस ऑपरेशन। पेशेंट की जो कंडीशन है वो ऑपरेशन के बाद इंप्रूव हो जानी चाहिए। अजम्पशन क्या है? द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन दिस कंडीशन। इस कंडीशन पर पेशेंट का ऑपरेशन हो जाना चाहिए या हो सकता है। कैन बी का वर्ड है, ऑपरेशन हो सकता है। सेकंड जो अजम्पशन है, द पेशेंट कैन नॉट बी ऑपरेटेड अपॉन दिस कंडीशन, के इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है आपके सामने, द पेशेंट कंडीशन वुड इंप्रूव आफ्टर दिस ऑपरेशन। मरीज की जो हालत है वो बेहतर होगी इस ऑपरेशन के बाद। अब अजम्पशन क्या है? नंबर 1, द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में पेशेंट का ऑपरेशन हो सकता है। नंबर 2, द पेशेंट कैन नॉट बी ऑपरेटेड अपॉन दिस कंडीशन, कि इस कंडीशन में जो है वो ऑपरेशन नहीं हो सकता।
अब डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद जो है वो मरीज की जो हालत है वो बेहतर होगी या बेहतर करेंगे। तो इट मीन कि हमारी जो फर्स्ट अजम्पशन है वो सपोर्ट कर रही है कि इस कंडीशन में फिर पेशेंट का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही बेहतरी आएगी। जबकि सेकंड अजम्पशन में यह कहा जा रहा है कि कैन नॉट बी ऑपरेटेड, के ऑपरेट नहीं कर सकते। सो ऑप्शंस, इफ ओनली assumption 1 इज implicit, या फिर ओनली 2 इज implicit, आइदर assumption 1 और 2, या फिर लास्ट पे है neither 1 और 2। सो जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट assumption जो है वो सपोर्ट कर रही है, वो implicit हो रही है स्टेटमेंट के साथ। सो अल्फा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट है आपके सामने। द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी हैव रिक्वेस्टेड सोसाइटी मेंबर्स टू यूज वाटर इकोनॉमिकली टू हेल्प सोसाइटी टू सेव वाटर ऑन टैक्स। एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका चेयरमैन और सेक्रेटरी जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं मेंबर से कि आप जो है वो पानी का मुनासिब जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो टैक्स कम हो, इकोनॉमिकली जो है वो टैक्स के ऊपर जो है वो हमारा खर्चा कम हो। अब अजम्पशन क्या है? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर लाइकली टू फॉलो द रिक्वेस्ट। मेजॉरिटी यानी कि बहुत सारे मेंबर जो हैं सोसाइटी के, इम्कान है कि वो रिक्वेस्ट को फॉलो कर लेंगे। लाइकली मतलब इम्कान। और सेकंड अजम्पशन ये है, इट इज डिजायरेबल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर्स वेयर एवर पॉसिबल। ऐसा होना चाहिए कि जहां कहीं हम अपने इखराजात को जो है वो कम कर सकते हो, हमें कम करने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड अजम्पशन है ये हमारी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है और ये जनरली ट्रू भी है। जबकि फर्स्ट के अंदर जस्ट एक इम्कान को जाहिर किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। सो हम सेकंड जो अजम्पशन है इसको इम्प्लिसिट कर सकते हैं स्टेटमेंट के साथ। ऑप्शन है इफ ओनली अजम्पशन 1, ओनली 2, या फिर अजम्पशन 1 और 2, या फिर लास्ट पे है नाइदर 1 नोर 2। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीटा जो है वो राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का, क्योंकि सेकंड अजम्पशन के जो है वो आप जो है उसको इम्प्लिसिट कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट से। ये थे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस टाइप वाइज क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लॉजिकल रीजनिंग का जो नया टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।